नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के लिए यह दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी और इस बार की जो थीम है वह कोविड-19 के ऊपर आधारित है, यानी कि थीम आपकी है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन ईवर। ये इस बार की थीम है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस होता है 12 जून को। 26वें वार्षिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का सबसे महंगा शहर रहा है मुंबई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमेरिका की एक फर्म है जिसका नाम है मर्सर। तो मर्सर के द्वारा यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए का है उससे अन्य जो दुनिया के शहर हैं उनकी तुलना की गई और ये पता लगाया गया कि दुनिया के कौन से शहर सबसे ज़्यादा महंगे हैं, यानी कि जहाँ पर रहने में आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो भारतीय शहरों में मुंबई रहा है पहले स्थान पर और वैसे ग्लोबल स्तर पर मुंबई रहा है 60वें स्थान पर। एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशिया में मुंबई रहा है 19वें स्थान पे और जो दुनिया के सबसे महंगे 100 शहर हैं उनमें एकमात्र भारत का शहर है मुंबई। हांगकांग रहा है पहले स्थान पे, अशगाबाद रहा है दूसरे स्थान पे और टोक्यो यहाँ पर तीसरे स्थान पे रहा है। नई दिल्ली की बात करते हैं तो यह 101वें स्थान पे है और चेन्नई रहा है 143वें स्थान पे। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि अशगाबाद किस देश की राजधानी है? यह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका 2 से 3 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जैसे कि जो लोग मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने जून 2020 से वीडियो की शुरुआत की थी। तो वीडियो में मैंने आपको क्या क्या दिया उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने कोशिश की कि जो करंट अफेयर होता है उसको मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊं, यानी कि स्टडी आईक्यू के गौरव सर के बाद में मैं ही शायद एकमात्र हूं यूट्यूब के ऊपर जिसने डेली आपको 20 क्वेश्चन करवाए करंट अफेयर के। इसके अलावा मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि जो करंट अफेयर में पढ़ाता हूं वह आपकी परीक्षा में कितना पूछा जाता है, उसके लिए मैंने जब भी कोई पेपर हुआ तो उसकी एनालिसिस भी की और इस एनालिसिस के दौरान मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा प्रश्न ऐसा रहा जो मेरे वीडियो से नहीं था, यानी कि करंट अफेयर का 100% कवरेज किसी से भी आपको नहीं मिल सकता है, चाहे आप 20 क्वेश्चन करवा दें या 25 करवा दें। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्रश्न जो था वह मेरी वीडियो से नहीं था। जितने भी एग्जाम हुए हैं इस दौरान मिनिमम आपको उन सभी परीक्षाओं में 90% क्वेश्चन मिले होंगे। जिन लोगों ने मुझे पहले से फॉलो किया है उनको इस बारे में अच्छे से पता भी होगा और जिनको डाउट है वह कोई भी पेपर उठा करके मेरी पीडीएफ उठा सकते हैं, उसको मैच भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे रहे जो मेरे वीडियो से रहे। पिछले एक साल से यानी कि जून से लेकर के मई 2020 तक मैंने एक सिंगल डे का भी गैप नहीं किया, यानी कि मैं पूरी तरीके से कंटिन्यू रहा और वीडियो ऑन टाइम आपको दिया, यानी कि किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब वीडियो में डिले हुआ हो। मैंने ये कोशिश की कि ये जो पूरी तरीके से वर्चुअल क्लास होती है इसमें मैं आप सभी के कमेंट का भी रिप्लाई कर सकूं। समय समय पर मैंने वीडियो में आप लोगों से फीडबैक भी मांगा जिससे मैं वीडियो को और बेहतर बना सकूं और मैंने कोशिश की कि सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी कर सकूं और इस दौरान मैं पूरी तरीके से ईमानदार भी रहा। ईमानदार होने का मतलब ये है कि ये जो करंट अफेयर होता है ये यूपीएससी के लिए नहीं होता है और मैंने वीडियो में आपको समय समय पर यह भी बताया कि यह जो करंट अफेयर है वह यूपीएससी के लिए नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको एक वर्षों में करंट अफेयर में दी है, लेकिन फिर भी शायद कुछ कमी रह गई जिसको मैं आपके लिए पूरा नहीं कर पाया। अब इतनी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने कोशिश यही की कि आपको अपनी तरीके से या अपनी तरफ से पूरा 100% दे सकूं जिससे कम से कम करंट अफेयर का जो पोर्शन आपकी परीक्षा में हो वह आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने जून में शुरुआत की थी तो
तो उस समय डेली लगभग 2500 से 3000 व्यू होते थे। उसके बाद में अक्टूबर तक ये बढ़ के 15000 तक पहुंच गए, लेकिन दिसंबर से कंटिन्यूअसली जो व्यू हैं वह धीरे धीरे कम होने लगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत सारे व्यू चाहिए या बहुत सारे लाइक्स चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी काम करेंगे और उस काम में अपना 100% देंगे, अपना बहुत सारा समय उसमें देंगे, तो ज़रूर आप चाहेंगे कि आपकी उसमें ग्रोथ हो। यानी कि अगर मैं 15,000 तक पहुँचा था तो अगले महीने मैं चाहूँगा कि ये 16,000 तक पहुँचे, अगले महीने ये चाहूँगा कि 15,001 तक ही पहुँचे, लेकिन कुछ तो वृद्धि हो, वृद्धि ना हो तो कम से कम वह वहीं पर टिका रहे, यानी कि स्टेबिलिटी भी एक बनी रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली जहां से मैंने शुरुआत की थी आज मैं वहीं पर पहुंच चुका हूं। करंट अफेयर में मेरी जो स्थिति है वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले प्रेम की तरह हो गई है, कि जिससे मैं ऊब चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रेम होने की वजह से या कमिटमेंट होने की वजह से मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर राय चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना समय दे करके आज के वीडियो में ये ज़रूर बताएंगे कि आखिर में ऐसी क्या कमी रहती है मेरे वीडियो में जिसके कारण ये निगेटिव ग्रोथ मुझे देखने को मिली है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा और आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज के वीडियो में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। आपको जो भी लगता हो वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस तरीके से आप अपना सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, पिछले 3-4 महीनों से इसको लेकर के मैं बहुत परेशान था, तो इसीलिए मैंने आज आपसे इसे शेयर कर दिया। बाकी आपको जो लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और PDF भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको KV गुरुजी नाम से चैनल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो PDF आपको यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर मैं डेली क्विज भी आपसे पूछता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर भारत का शीर्ष संस्थान रहा है IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे जारी किया गया और यहाँ पे जो भी हमारे संस्थान थे उनको 10 श्रेणियों में रैंक किया गया है। जैसे कि एक कैटेगरी आपकी ओवरऑल की हो गई, एक कैटेगरी हमारी थी यूनिवर्सिटी की, एक कैटेगरी हमारी थी कॉलेज की, एक कैटेगरी हमारी थी इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो इस प्रकार से कुल 10 श्रेणियों में रैंकिंग की गई है। अब हम लोग अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें IIT मद्रास भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा और IIT दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पे। विश्वविद्यालयों की सूची की बात करते हैं तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, JNU रहा दूसरे स्थान पे और BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहा है तीसरे स्थान पे। कॉलेज की बात करते हैं तो इस सूची में मिरांडा कॉलेज पहले स्थान पे, लेडी श्री राम दूसरे स्थान पे रहा और हिंदू कॉलेज रहा है तीसरे स्थान पे। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था QS रैंकिंग के बारे में, यानी कि क्वैक कोरेली साइमंड रैंकिंग के बारे में, और इस रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है IIT बॉम्बे। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओलेक्जेंडर ओजडिक, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक मुक्केबाज हैं, यानी कि बॉक्सर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश के बॉक्सर हैं? तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन देश के ये बॉक्सर हैं और 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। इनका एक उपनाम भी है, तो नाम क्या है? द नेल। तो ओलेक्जेंडर ओजडिक जो कि यूक्रेन के मुक्केबाज हैं, इन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस भारतीय संगीतकार को द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा शोभा शेखर जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं शोभा शेखर जी की। तो शोभा शेखर जी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक म्यूजिक संस्थान की स्थापना की थी 1994 में, जिसका नाम है कलाकृति। तो इस संस्थान की स्थापना की थी और भारतीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन्हें द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक पुरस्कार आपने और सुना होगा जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, और इस पुरस्कार से इसी वर्ष जो बायोकॉन कंपनी की संस्थापक है किरण मजूमदार शाह जी, उनको सम्मानित किया गया है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, इससे शोभा शेखर को सम्मानित किया जाएगा।
किस राज्य की सरकार ने जगनन्ना चेदोडू योजना की शुरुआत की? तो ये जो अटपटी सी योजना है इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा वैसे भी कई सारी योजनाएं शुरू की जाती रही हैं। तो यहाँ पर ये जो योजना है इसके अंतर्गत राज्य में जो नाई हैं, जो टेलर हैं या फिर जो वॉशरमैन हैं यानी कि धोबी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें से 2.47 लाख लोग हैं जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इनके द्वारा कई सारी योजनाएं पहले भी शुरू की जा चुकी हैं, जैसे कि एक योजना है अम्मा ओडी, तो ये भी यहीं की योजना है। एक इन्होंने शुरू की थी YSR निर्माण योजना, तो ये भी आंध्र प्रदेश की है। जगनन्ना वस्थि दिवेना, ये योजना भी शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन की भी स्थापना की गई है। निगाह नाम का एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियां प्रस्तावित की हैं और आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है इसको समाप्त करने का प्रस्ताव भी इन्होंने अपनी विधानसभा में पारित किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने पर्यावरण मंत्रालय के नाम के परिवर्तन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी तक जो यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय था उसका नाम था पर्यावरण मंत्रालय और अब इसका नया नाम होगा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जहां पर इसको मंजूरी दी गई है। अब आपसे मैं आज के वीडियो में एक टफ प्रश्न पूछता हूं। महाराष्ट्र के द्वारा इस साल कई सारे स्थानों के नाम में परिवर्तन किया गया है, तो वह कौन से स्थान हैं? उन सभी का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी कि सौनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो योजना है वह गुजरात राज्य से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सीएम जो है इस समय गुजरात के विजय रूपानी जी, उनके द्वारा इस योजना के दूसरे और तीसरे चरण के बारे में घोषणा ये की गई है कि जो इस योजना का दूसरा चरण है वह अगस्त 2020 तक पूरा हो जाएगा और जो इसका तीसरा चरण है वह मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। बात करते हैं सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना की, तो इसके अंतर्गत होगा क्या? अमरकंटक से जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी निकलती है वह जाती है गुजरात में, तो इस नदी का जो पानी है उसको बांध बना करके एकत्रित किया जाएगा गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। तो सौराष्ट्र के जो 11 जिले हैं वहां पर 115 बांध के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। सौनी योजना की बात करते हैं तो वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गुजरात की बात करें तो अभी यहाँ की एक और योजना है इसी प्रकार से जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम योजना। तो सुजलाम सुफलाम योजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। दुनिया का जो पहला उड़ने वाला कार होगा उसका भी निर्माण पलवी कंपनी के द्वारा गुजरात में किया जाएगा। गुजरात की गांधीनगर में CMS के COP13 का भी आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने सोहो जोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है बांग्लादेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, मैंने आपको प्लाज्मा उपचार के बारे में बताया था कि जो रोगी ठीक हो जाते हैं किसी बीमारी से उनके प्लाज्मा का उपयोग अन्य रोगियों के उपचार में किया जाता है। तो जो भी बांग्लादेश में कोविड-19 के मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाया गया है जहां पर वे अपने प्लाज्मा को दे सकते हैं। तो नाम इसका है सोहो जोधा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी ढाका में है, मुद्रा यहाँ की है टका, पीएम यहाँ की है शेख हसीना। प्रकृति सूचकांक 2020 यानी कि बात हो रही है नेचर इंडेक्स 2020 की, तो इसमें भारतीय संस्थानों में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर यहाँ पर रहा है IACS कोलकाता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ये सूचकांक है इसमें जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसकी 3 स्वायत्त संस्थाएं शामिल हुई। एक तो हमारा है इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन साइंसेज, ये रहा है 7वें स्थान पे। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि आपका बेंगलुरु में है, ये रहा 14वें स्थान पे। और SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो कि आपको कोलकाता में मिलेगा, ये रहा 30वें स्थान पे। तो जो टॉप 30 संस्थान रहे इनमें भारत के रहे 3 संस्थान। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में
पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन किया गया? तो इसका संचालन किया गया है गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुजरात राज्य में पश्चिमी रेलवे के द्वारा पालनपुर से बोताड रेलवे स्टेशन के बीच में वैग 7 नाम की जो ट्रेन है इसका संचालन किया गया। अब यहाँ पर भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है। अब ये है क्या, आइए थोड़ा सा समझते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है इसके थोड़े से ऊपर ही वायर होते हैं, यानी कि ये जो आपको इतना उठा हुआ दिख रहा होगा ये यहीं पर ऊपर थोड़ा सा होता है और यहीं से ट्रेन हमारी आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो ट्रेन है इसकी खास बात यह है कि इसमें जो पीछे हमारे डब्बे लगे हुए हैं वो डबल डेकर हैं, यानी कि एक कंटेनर हो गया, इसके ऊपर आपका है दूसरा कंटेनर। अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 कंटेनर हैं तो इसके लिए जो बिजली के तार हैं वह काफ़ी ऊपर होने चाहिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि बिजली के तार काफ़ी ऊपर हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी ट्रेन है वह डबल डेकर कंटेनर को लेकर के जा सकती है। तो इस प्रकार की ट्रेन का संचालन गुजरात में किया गया है। और अभी हमारी जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा वैग 12 नाम का जो रेलवे कोच इंजन है उसका भी परीक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश में, और इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब केरल में आपको मिल जाएगा कोच्चि, और कोच्चि में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है BST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। तो इनके द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया गया। बिन की बात करते हैं तो यह एक डिस्पोजल मास्क है, यानी कि यहाँ पर आपको हाथ से छूने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप अपना मास्क इसमें डालेंगे तो इसके द्वारा आपके हाथ को सैनिटाइज भी किया जाएगा, और वहीं पर एक UV स्पॉट लाइट बेस्ड डिसइंफेक्शन मशीन का भी निर्माण किया गया है, यानी कि इसके माध्यम से सतह को कीटाणु रोधी बनाया जा सकता है। बात करते हैं श्री चित्रा तिरुनल IMS की। तो अभी आपको याद होगा कि ARCI के साथ में मिलकर के इन्होंने लौह मैग्नीज नाम का एक मिश्र धातु भी बनाया है, और इन्हीं के द्वारा अगापे चित्रा मैग्मा इस नाम से एक RNA एक्सट्रैक्शन किट का भी निर्माण किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन जिसका नाम है सेमंगली, तो इसको यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी? तो ये जो आपकी इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन है जिसका नाम है सेमगली, इसे बनाया है बाइकॉन कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो ये इंजेक्शन है इसका उपयोग डायबिटीज़ बीमारी से वह लोग जो कि वयस्क हैं और ग्रसित हैं उनके इलाज में किया जाएगा, यानी कि उनकी जो रक्त शर्करा है जो कि बढ़ चुकी है उसको नियंत्रित करने में किया जाएगा। तो इसका निर्माण बायोकॉन बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड ने माइलॉन कंपनी के साथ में मिलकर के किया है, और इस प्रकार से इन दोनों कंपनियों के द्वारा निर्मित ये तीसरा उत्पाद है जिसको यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंजूरी दी गई। ए वैद्यनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस संस्था के पूर्व सदस्य थे? तो ये पूर्व सदस्य रहे योजना आयोग के, यानी कि प्लानिंग कमीशन के, और अब इनका निधन हो गया है। तो 1962 से 1972 तक ये योजना आयोग के सदस्य थे। टोनी ड्यूने जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फुटबॉल से, आयरलैंड देश के थे, और मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब के पूर्व डिफेंडर भी रह चुके हैं। तो अब इनका निधन हो गया है। आखिरी प्रश्न है, जून 2020 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। और अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष हम लोगों ने डिस्कस किया था, डॉक्टर रतन लाल को जापान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डॉक्टर रतन लाल की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, और इनको ये पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमारे प्राकृतिक हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए
और जलवायु परिवर्तन को कम करें, इसके लिए हमारी नई जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया और इसी के लिए इन्हें 2.5 लाख डॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 मिला है डॉक्टर रतन लाल को। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। किस राज्य की सरकार के द्वारा गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया? तो ये संशोधन किया है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या करता है तो उसे 1 से 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, 1 से 10 साल की सज़ा और 1 से 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लेने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश यहाँ पर रहा है कनाडा। रिम ऑफ पैसिफिक नौसेना अभ्यास किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो ये आयोजित करता है अमेरिका। काले चावल यानी कि ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग मिला है मणिपुर को। और निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 इससे सम्मानित किया गया टी प्रदीप को। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर। आज की वीडियो में आपके लिए कोई प्रश्न नहीं होगा और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपनी राय वीडियो के बारे में ज़रूर रखनी है कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया या फिर वीडियो में क्या कमियां रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।